चलिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए ना। हो डाउनलोड काहे ना होगा, क्या बात करते हैं। आ जाइए। कहाँ चले गए थे? मौसी के यहाँ गए थे। सीटों ने मालूम रहता है कहाँ से उठ के गई थी। चलिए, तो आ, इंडियन पॉलिटी, इसमें आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक के विषय में बताए थे। अब वहां से आगे हम लोगों को जानना है। और लास्ट सेशन में हम आपको यह बात बताए थे कि भारत में अंग्रेजों ने दो रूपों में शासन किया। भारत में अंग्रेजों ने दो रूपों में शासन किया। पहला तो 1757 से 1857 तक अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा। और अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक पारित हुआ। दूसरा, 1858 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान अगर देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा है, इस अवधि के दौरान 1858 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, फिर आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर आपको 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये तमाम एक्ट पारित हुए हैं। और इन्हीं सब एक्टों के विशेषता के विषय में इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इन सभी एक्टों में अगर देखा जाए तो परीक्षा के लिहाज से तीन महत्वपूर्ण एक्ट और उसके प्रावधान है 1909, 1919 और 1935। 1909, 1919 और 1935। ठीक है, इन तीनों पर विशेष ध्यान देंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग 1858, 1861, 1862 को खत्म कर देंगे। नहीं, इन सभी एक्टों के विशेषता के विषय में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं 1858 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता से, कि आखिरकार इस अधिनियम की क्या विशेषता थी, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में पढ़ाए हुए एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। टोपी, चश्मा, दाढ़ी, खड़ा हो जाइए। कितना विशेषता है आप में, बताइए। किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया, कंपनी के अधीन होने वाले नियुक्तियों में जो रंग, धर्म, ये सब आधार पर भेदभाव होता है, उसको समाप्त किया जाता है।
1833। बैठ जाइए। पिलर के पास रेड टी शर्ट या शर्ट जो भी है। हाँ, नहीं नहीं आपको नहीं, उधर बोल रहे। हाँ बताइए, किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ होगा? 1833, 53, 1853। अपने मन से बोले ना, लग तो नहीं रहा। बैठ जाइए। बताइए, किस एक्ट के तहत भारत के व्यापार का मार्ग सभी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया? 1813। बैठ जाइए। चलिए इधर, है लड़की, खड़ी हो जाइए। किस एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया? 1833। है, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने का अधिकार दिया गया? 1813। बैठ जाइए। चलिए इधर खड़ा हो जाइए। तो किस एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 1813, 23, 33, क्या 33, 13 होगा। बैठ जाइए। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किया गया? अपूर्णता, अगर ना आंशिक रहे ना पूर्णता रहे, सीधे रहे तो 1813। बैठ जाइए। पिलर के पास चश्मा वाली, विधि सदस्य के तौर पर, प्रथम विधि सदस्य के तौर पर 1834 में शामिल कौन हुआ था? लॉर्ड मैकाले। बैठ जाइए। चलिए ठीक है, अब आगे आइए। 1858 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की क्या विशेषता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान पारित किया गया जो पहला अधिनियम था, वह 1858 का भारत परिषद अधिनियम था। इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए, इस अधिनियम के पारित होने से पहले तक
अंग्रेजी कंपनी का शासन था। लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के बाद अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। और इसी अधिनियम ने 1858 के भारत परिषद अधिनियम ने ही अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत किया है। और इसी अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना किया है। 1858 के भारत परिषद अधिनियम ने ही भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत किया है और भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित किया है। जब इस अधिनियम ने अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत किया तो अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को भी समाप्त इस अधिनियम के तहत किया गया और नए नए प्रावधान किए गए। जैसे जब अंग्रेजी कंपनी का शासन था तो कंपनी के शासन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल का पद था। तो कंपनी के शासन के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था, इस अधिनियम में कहा गया कि जब अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हो गया है तो अब भारत के गवर्नर जनरल का पद क्यों रहेगा। अब भारत के गवर्नर जनरल का पद नहीं रहेगा बल्कि अब भारत के वायसराय का पद आएगा। और इसी अधिनियम के तहत अंग्रेजी कंपनी के शासन जो भारत के गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में था उस पद को खत्म करके वहां पर भारत के वायसराय का पद लाया गया। भारत के वायसराय का पद लाया गया। दिमाग में जाने दे रहे हैं चीज को। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन का अंत किया और ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना किया और कंपनी के शासन के दौरान जो भी प्रथाएं थी उन प्रथाओं का भी अंत इस अधिनियम ने किया। उसमें सबसे पहला, कंपनी के शासन के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको खत्म करके जो है भारत के वायसराय का पद लाया गया। भारत के वायसराय का पद लाया गया। दूसरी बात, जब कंपनी का शासन था तो कंपनी के शासन के दौरान, जब कंपनी का शासन था तो कंपनी के शासन के दौरान, कंपनी के शासन के दौरान जो है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, आप याद कीजिए, अस्तित्व में था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला को देखता था। तो ये दोनों संस्था अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान अस्तित्व में था। तो जब कंपनी के शासन का अंत 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ ना, तो उसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था को खत्म करते हुए उसके कार्यों को करने के लिए एक नया पद आया, भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद या भारत के राज्य सचिव का पद, भारत के राज्य सचिव का पद, भारत के राज्य सचिव का पद। तो भारत सचिव या भारत के राज्य सचिव का पद आया और भारत सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक 15 सदस्यीय राज्य परिषद का भी गठन किया गया। एक 15 सदस्यीय राज्य परिषद का भी गठन किया गया। और जब भारत के राज्य सचिव या भारत सचिव का पद आया तो इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे, लॉर्ड स्टैनली। और यह पद
1858 ईस्वी से लेकर के देश की आजादी तक अस्तित्व में रहा। और 1858 ईस्वी में जब भारत के राज्य सचिव का पद आया तो इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे। आगे चलकर अनेकों लोग इस पद पर आसीन हुए, लेकिन आजादी के समय इस पद पर थे लॉर्ड लिस्टोवेल। लॉर्ड लिस्टोवेल, लॉर्ड लिस्टोवेल, लॉर्ड लिस्टोवेल। इतना ही नहीं बल्कि जब अंग्रेजी कंपनी का शासन था तो अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान जो है मुगलों का भी शासन भारत में हुआ करता था। अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान मुगलों का भी शासन भारत में हुआ करता था। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही मुगल सत्ता का भी अंत कर दिया गया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत जो है मुगल सत्ता का भी अंत कर दिया गया। मुगल सत्ता का भी अंत कर दिया गया। और जब मुगल सत्ता का अंत हो गया, मुगल सत्ता भारत में राजतंत्र का, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का एक प्रतीक था। जो मुगल सत्ता था, मुगल शासन था, वह भारत में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का एक प्रतीक था, एक प्रतीक था। तो जब 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मुगल सत्ता का अंत हुआ तो एक प्रकार से कहिए भारत में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का अंत हो गया। और यहीं से भारत धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने लगा। ऐसा नहीं है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना अचानक हो गई, नहीं, भारत में लोकतंत्र की स्थापना अचानक नहीं हुई। सने सने मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। और भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को स्थापित करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली इतना बेहतर अगर चल रहा है तो अंग्रेजों का योगदान है, अंग्रेजों का योगदान है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज भारत में सब काम गलते किया है, नहीं, बहुत सारे अच्छे काम भी करके अंग्रेज गए हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि हम अंग्रेज का बड़ाई कर रहे हैं। जो है वो है। भारत की प्रशासनिक प्रणाली अगर बेहतर है तो इसमें अंग्रेजों का योगदान है, इसमें अंग्रेजों की देन है, इसमें अंग्रेजों की देन है। इसको आप नकार नहीं सकते। और लोकतंत्र की स्थापना में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था। और अगर अंग्रेज नहीं आता तो भारत में हो सकता है, अगर धर्म के आधार पर चीजें संचालित होती तो हो सकता है भारत का स्थिति अफगानिस्तान से भी बदतर होता। शासन प्रशासन में अफगानिस्तान से भी भारत का स्थिति बदतर होता। तो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने सुदृढ़ बनाया है। तो यहीं से एक प्रकार से आप कह सकते हैं भारत लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ, भारत लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। यह सब 1858 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। एक बार फिर से सुनिएगा। 1858 के भारत परिषद अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हुआ। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था का अंत किया गया और उसके स्थान पर इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया। राज्य सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे। आजादी के समय लॉर्ड लिस्टोवेल थे और भारत सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक 15 सदस्यीय राज्य परिषद का गठन किया गया। और इसी अधिनियम ने भारत से मुगल सत्ता का अंत किया, यानी भारत से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का अंत किया। और इसी अधिनियम ने धीरे धीरे भारत को लोकतंत्र की ओर अग्रसर किया। यह सब 1858 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद 1858 के भारत परिषद अधिनियम के बाद पारित होने वाला जो अगला अधिनियम है वह है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषता है इसको आप समझिएगा।
देखिए, इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो इस अधिनियम का यह है कि इस अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली या संविभागीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब जैसे आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री है, फिर अलग अलग विभाग अलग अलग कैबिनेट मंत्री को दिया गया है। रक्षा विभाग अलग कैबिनेट मंत्री को मिला है, राजनाथ सिंह को मिला है। गृह विभाग अमित शाह को मिला है। वित्त विभाग निर्मला सीतारमण को मिला है। विदेश विभाग एस जयशंकर को मिला है। यानी एक प्रधानमंत्री हैं और अलग अलग विभाग अलग अलग कैबिनेट मंत्री को मिला है। यही तो कैबिनेट प्रणाली है, यही तो कैबिनेट प्रणाली है। तो भारत में 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है कि भारत में अलग अलग विभाग का अलग अलग मंत्री होगा। मतलब इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है कि भारत में अलग अलग विभाग का अलग अलग मंत्री होगा। भारत में अलग अलग विभाग का अलग अलग मंत्री होगा। भारत में अलग अलग विभाग का जो है अलग अलग मंत्री होगा। अलग अलग विभाग का अलग अलग मंत्री होगा। इसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद इस अधिनियम ने भारत में विकेंद्रीकरण प्रणाली को जन्म दिया। देखिए, एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण होता है जब एक ही व्यक्ति सारी शक्ति अपने में समेकित कर लेता है, तो यह हो गया केंद्रीकरण। लेकिन जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण तो कैसे हम कह सकते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया? क्योंकि इस अधिनियम ने बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने लिए अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया। मतलब तीनों प्रेसिडेंसी अपना अलग अलग जो है अपने लिए कानून बना सकता था, अपना अलग अलग कानून बना सकता था। तीनों प्रेसिडेंसी अपना अलग अलग कानून बना सकता था। इससे पहले तक मुंबई, मद्रास और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून बंगाल प्रेसिडेंसी ही बनाता था और वही कानून मुंबई, मद्रास, बंगाल तीनों जगह लागू होता था। लेकिन इस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को अपना अलग से कानून बनाने का अधिकार दिया। मतलब यह अधिकार दिया कि अब मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अपना अलग कानून बना सकता है। तो इस अधिनियम ने कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया। इसके बाद इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो विधान परिषद है, और आप याद कीजिए केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ भी। केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ भी। अब केंद्रीय विधान परिषद में कुछ सरकारी सदस्य शामिल होते थे, कुछ गैर सरकारी सदस्य शामिल होते थे। और जो केंद्रीय विधान परिषद था वह प्रतिनिधि संस्था था, जनप्रतिनिधि संस्था था। मतलब वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे। और जैसे आज प्रतिनिधि संस्था है लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन,
राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है, हाँ या ना? किया जाता है ना। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्य के तौर पर कुछ भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा। उसमें गैर सरकारी सदस्य के तौर पर कुछ भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा। और इस एक्ट के प्रावधान के तहत ही 1862 ईस्वी में 1862 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज सर दिनकर राव को 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करने का काम किया। और लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में जो ये 3 भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया, वह 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधान के तहत ही किया। और इसी अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि जैसे केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आया है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में जनप्रतिनिधिक संस्था का गठन किया जाए। प्रत्येक राज्य में जनप्रतिनिधिक संस्था का गठन किया जाए। जैसे देखिए, आज आप समझिए, आज केंद्रीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधिक संस्था है, लोकसभा है, राज्यसभा है। और राज्य स्तर पर जो जनप्रतिनिधिक संस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, जनप्रतिनिधिक संस्था मतलब वैसी संस्था जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात को आप समझिएगा। वैसी संस्था जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वही जनप्रतिनिधिक संस्था कहलाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब जनप्रतिनिधिक संस्था है। ये सब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधि संस्था के गठन को लेकर प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ और उसी एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन भी हुआ। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में राज्यों में जनप्रतिनिधि संस्था के गठन को लेकर प्रावधान किया गया। और इसी प्रावधान के तहत बंगाल में 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में जनप्रतिनिधि संस्था के तौर पर विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद का गठन हुआ। यह बात दिमाग में जा रहा है। यही सब संस्था बाद में जाकर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद कहलाया। राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद कहलाया। इसके बाद इसी अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाएगा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाएगा और वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा। वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा। यह सब 1861 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता। एक बार फिर से 1861 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता हम आपको बतला रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इस अधिनियम के तहत भारत में कैबिनेट प्रणाली या संविभागीय प्रणाली की नींव पड़ी या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरी बात, इस अधिनियम ने राज्यों में जनप्रतिनिधि संस्था के गठन को लेकर प्रावधान किया, जिसके तहत बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में अलग अलग वर्षों में विधान परिषद का गठन हुआ। तीसरी बात, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया जाएगा। और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही लॉर्ड कैनिंग ने जो है बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को
केंद्रीय विधान परिषद में शामिल करने का काम किया और इस अधिनियम ने ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया और वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश जो है 6 माह तक लागू रह सकता था। यह सभी 1861 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। 1861 के भारत शासन अधिनियम के बाद पारित होने वाला अगला प्रमुख अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न है। एक तो पहली बात, इस अधिनियम के पारित होने से पहले 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता था। प्रत्येक वर्ष जो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता था, उस वार्षिक सम्मेलन में कांग्रेस प्रस्ताव पारित करता था कि अंग्रेजी सरकार से हमें क्या चाहिए, अंग्रेजी सरकार से हमें क्या चाहिए। कांग्रेस अपने 1885 के वार्षिक सम्मेलन से लेकर 1891 के वार्षिक सम्मेलन तक अंग्रेजी सरकार से जो तमाम प्रकार की डिमांड किया, उन डिमांड को पूर्ति करने का प्रयास 1892 के भारत परिषद अधिनियम के जरिए अंग्रेजों ने किया। और उस समय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का पकड़ बना हुआ करता था। कांग्रेस के ऊपर जो उदारवादी नेताओं का पकड़ बना हुआ करता था, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रभाव के वजह से ही ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। तो जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, यह कांग्रेस के दबाव में पारित किया गया और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रभाव की वजह से यह पारित किया गया। और इस अधिनियम की यूं तो कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि इस अधिनियम ने भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। और उसमें भी, चुनाव में भी अगर देखा जाए तो भारत में चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जिसमें आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग ले, जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष है। ये सब चुनाव में आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर पार्टिसिपेट करता है, ये सब प्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करे, बल्कि आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हो, जैसे राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो भारत में चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली, चुनाव प्रणाली की शुरुआत। और चुनाव प्रणाली में भी ऐसा नहीं है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जब चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई तो आम जनता पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, नहीं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके बाद इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं वह प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतलब आप सीधे तौर पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर जब दिया जाएगा उस उत्तर से अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सप्लीमेंट्री प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। मतलब जैसे मान लिया जाए कि आपके मन में कोई सवाल आया,
आप हमसे पूछे, हम जवाब दिए, लेकिन आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, या आपको फिर भी डाउट रह गया, तो आप हमसे फिर से सवाल करेंगे। जो फिर से आप हमसे सवाल करेंगे आपके डाउट क्लियर नहीं होने की वजह से, वही पूरक प्रश्न हुआ। तो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और इस अधिनियम में 1892 के भारत परिषद अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार है, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। और भारत में अगर बजट की बात करेंगे, बजट बजट समझते हैं, समझते होंगे आप, सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बजट। बजट के जरिए सरकार यह दिखलाता है कि एक वर्ष में सरकार को कितना इनकम होने वाला है, कितना आय होने वाला है, कहां कहां से आय होने वाला है, और कहां कहां सरकार का खर्च होने वाला है, कहां कहां सरकार का खर्च होने वाला है, कहां कहां सरकार का खर्च होने वाला है। तो बजट भारत में पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में बजट पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बजट पर बहस करने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को मिला, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। यह सब 1892 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। एक बार फिर से आप 1892 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता को समझिएगा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रभाव में आकर पारित किया गया अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, उसमें भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। यह सब 1892 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद अगला अधिनियम है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो अब हम लोग 1909 के भारत शासन अधिनियम के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले 1858, 1861 और 1892 तीनों अधिनियम की विशेषता को पढ़िए। पढ़िए, पहले याद करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिए, पढ़िए 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 पढ़िए।
पढ़ लिए? बताइए, किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम का? 1858। किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहते हैं? किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहते हैं? किस अधिनियम ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत किया? किस अधिनियम ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत किया? 1858। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित किया है? 1858। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना किया? किस अधिनियम ने भारत से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना किया? 1858। इसके बाद आगे बताइएगा, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया? 1858। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया? 1858। ठीक है। इसके बाद आगे बता, किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया? 1800 भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया। किस अधिनियम के तहत राज्य सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक 15 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसे राज्य परिषद कहा गया? 1858। किस अधिनियम के तहत मुगल सत्ता का अंत किया गया? मुगल सत्ता का अंत किया गया। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया? 1800। क्लियर है ये बात? इसके बाद भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ है? 1860। भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ है? भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ है? 1800। प्रथम भारत सचिव कौन बने? लॉर्ड स्टैनली। प्रथम भारत सचिव कौन बने? प्रथम भारत सचिव कौन बने? प्रथम भारत सचिव कौन बने? ये बताइएगा, किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? 1800। किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? 1861। आगे बताइएगा, किस अधिनियम ने भारत में संविभागीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया? 1861। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया? 1861। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? कौन सा अधिनियम? 1800। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या पूरक प्रश्न पूछ सकता था? बजट पर बहस कर सकता था? बजट पर बहस कर सकता था ना? चलिए ठीक है, अब आगे आइए। देखिए, इसके बाद आगे है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम को इस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो और इस समय के भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मार्ले ने मिलकर बनाया। यानी 1909 ईस्वी के समय जो है भारतीय वायसराय, भारत के वायसराय पद पर हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, और भारत सचिव के पद पर हुआ करते थे मार्ले, भारत सचिव के पद पर हुआ करते थे मार्ले।
इन दोनों ने मिलकर ही 1909 के भारत शासन अधिनियम को बनाया है। यही वजह है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। तो जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट। और जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय, जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एच एच एक्विथ। एच एच एक्विथ। एच एच एक्विथ हुआ करते थे। और इस अधिनियम में यूं तो कई सारे प्रावधान किए गए थे। जैसे इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य अब पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। यह भी प्रावधान किया गया कि बजट पर विधान परिषद के सदस्य मतदान भी कर सकते हैं। बजट पर विधान परिषद के सदस्य मतदान भी कर सकते हैं। फिर यह भी प्रावधान किया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा और इस प्रावधान के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय हुआ सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन सभी प्रावधानों के अलावे इस अधिनियम में किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वह यह था कि इस अधिनियम ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इस अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वह यह है कि इस अधिनियम ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इसका क्या मतलब है समझिए। पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग। निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। मुस्लिम, मुस्लिम एक संप्रदाय है, एक समुदाय है, यानी मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होंगे। मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होंगे। जैसे एक बात जानिए, अभी जो भारत में चुनाव होता है ऐसा तो नहीं है हिंदू के लिए अभी भारत में अलग चुनाव होता है, मुसलमान के लिए अलग चुनाव होता है, सिख के लिए अलग चुनाव होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं ना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबके लिए एक साथ चुनाव होता है ना। और सबके लिए एक साथ चुनाव होता है और चुनाव में सभी वर्ग के लोग मतदान भी करते हैं, हाँ या ना। अभी तो यही है। लेकिन इस अधिनियम में जो यह प्रावधान किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होंगे और उस चुनाव में उम्मीदवार मुसलमान होगा और मतदाता भी मुसलमान होगा। मतलब वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें किसी खास समुदाय के लोग के लिए ही चुनाव होगा और उसमें उसी समुदाय के लोग उम्मीदवार भी होंगे और मतदाता भी होंगे। जैसे मुसलमानों के लिए चुनाव होगा तो उम्मीदवार भी मुसलमान, मतदाता भी मुसलमान। सिख के लिए चुनाव होगा तो उम्मीदवार भी सिख और मतदाता भी सिख। मतलब अंग्रेजों की जो नीतियां थी, फूट डालो और राज करो, और फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेज भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना चाहता था। भारत में हिंदू मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देना चाहता था। अंग्रेज भारत में हिंदू मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देना चाहता था। तो अंग्रेज जो भारत में हिंदू मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देना चाहता था, इसी वजह से अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। और यह बात अंग्रेज भी समझ रहा था, क्योंकि जब 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला ना, तो मिंटो ने मार्ले के नाम खत लिखा और मिंटो ने मार्ले के नाम खत लिखते हुए उस खत में यह लिखा, मिंटो ने मार्ले के नाम खत लिखा
और उस खत में मिंटो ने यह लिखा कि हम लोग मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे करके नाक के मुंह में दांत बो दिए हैं, नाक के मुंह में दांत बो दिए हैं, और इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। और नाक के मुंह में दांत, और दांत में जो है जहर होता है, अगर वो काटेगा तो आप सीधा ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे, दूसरा कोई उपाय न है। इस बात को अंग्रेज भी समझता था कि हम क्या किए हैं, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के हम क्या किए हैं, इस बात को अंग्रेज भी समझ रहा था। और सच में इसका परिणाम भीषण हुआ, और भारत का जो विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, एक प्रकार से कहिए तो बीज बोने का काम किया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बीज बोने का काम इसके जरिए हुआ। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर बीज बोने का काम किया गया, और यह फल दिया 1947 में, और फिर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। इस बात को भारतीय भी समझ रहे थे, भारतीय भी समझ रहे थे। यानी जब 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, तो इस बात को भारतीय भी समझ रहे थे, क्योंकि इस अधिनियम की आलोचना भारतीयों ने की है। महात्मा गांधी ने भी इस अधिनियम की आलोचना की है। महात्मा गांधी ने यह कहा है कि यह अधिनियम जो कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, यह अधिनियम भारत में लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। फिर के एम मुंशी ने कहा यह अधिनियम भारत में उभरते हुए लोकतंत्र का गला घोंट दिया, भारत में उभरते हुए लोकतंत्र का गला घोंट दिया। फिर आरसी मजूमदार ने इस अधिनियम को लेकर यह कहा है, यह चांदनी रात के चंद्रमा के समान है, मतलब सिर्फ दिखावटी है, यह अधिनियम सिर्फ दिखावटी है। उनके कहने का मतलब यह था। और एक बात जानिए आप, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, दलित, मजदूर, सब लोग पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग करने लगे। दलित भी, सब लोग पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग करने लगे। और फिर आगे चलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। और फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। और भारत के हर वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के अंग्रेजों ने भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। लेकिन जब 1947 में हमें आजादी मिली, तो इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, और यह प्रावधान किया गया कि सभी समुदाय के लिए एक साथ चुनाव होंगे, सबके लिए एक साथ चुनाव होंगे, और सब लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ। अब ये नहीं रहेगा कि जो है अलग अलग समुदाय के लिए चुनाव अलग अलग होंगे, मतदाता अलग अलग होंगे, उम्मीदवार अलग अलग होंगे। समझ गए? तो ये 1909 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। ये सब बात को आप याद रखिएगा। एक बार 1909 के भारत शासन अधिनियम को पढ़िए।
पढ़ लिए? पढ़ लिए हो? चलिए सुनिए, अब बताइए 1909 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते? पार्लियामेंटो सुधार। 1909 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा एक बार फिर से। 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा? किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा? और इस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सर सत्येंद्र प्रसाद। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? 1909 के तहत। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत? 1909। अच्छा, पृथक निर्वाचन, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान होता था, मतदाता भी मुसलमान ही ना, तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के तहत ना। सिख ईसाई आंग्ल भारतीय को 1919। सिख ईसाई आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार कौन अधिनियम? 1900। दलित महिला मजदूर को 1900। दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के? 1900। अच्छा, जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम की आलोचना करते हुए किसने यह कहा कि यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम? महात्मा। 1909 के भारत शासन अधिनियम को किसने यह कहा कि यह भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम? महात्मा। इस अधिनियम को लेकर किसने कहा कि यह अधिनियम भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोंट दिया? केएम। इस अधिनियम को लेकर किसने यह कहा कि यह अधिनियम भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोंट दिया? किसने कहा है? और इस अधिनियम के बाद इस अधिनियम को लेकर किसने यह कहा, किसने अपने खत में इस बात का जिक्र किया कि इस अधिनियम के जरिए हम नाक के मुंह में दांत बोरे हैं? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड ये तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो सुनिए 1 मिनट। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मैथ रीजनिंग जो है रक्षाबंधन के बाद शुरू करवा देंगे। ठीक है, रक्षाबंधन के बाद शुरू मैथ रीजनिंग करवा देंगे। और हाँ, सुन लीजिए 1 मिनट, 2-3 बात अभी ही बता दे रहे हैं। देखिए, लोग अनुभव से चीजों को सीखता है। तो जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे बच्चा एडमिशन लिया तो जो ऑफलाइन बच्चा था उसको ऑनलाइन भी एक्सेस दिए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे 2-4-5 बार फट्टा चल गया क्लास में तो लड़का खाली कर दिया। लड़का लड़की जो भी था खाली कर दी। तो डर से, मार के डर से, बेइज्जती के डर से। लेकिन इससे घाटा किसको हुआ? स्टूडेंट को घाटा हुआ। अनुशासन बना करके नहीं रखा, रिजल्ट नहीं हुआ। पहले भी रोड पे था, अभी भी रोड पे है, समझे? तो इसी वजह से इस बार सोचे आपको ऑनलाइन एक्सेस देंगे। जो ऑफलाइन एडमिशन लीजिएगा उनको ऑनलाइन एक्सेस देंगे,
लेकिन जब सिलेबस 70 से 80% खत्म हो जाएगा तब, या परीक्षा कि 1 माह या 2 माह पहले, ऑफलाइन वालों को हम बोल रहे हैं, परीक्षा के 1 माह या 2 माह पहले। अभी ऑनलाइन एक्सेस हम आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि जैसे आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल गया, 2 4 5 बार फट्टा चल गया, तो आप फील्ड खाली कर देते हैं। तो पिछली बार का अनुभव बहुत खराब है मेरा, तो इसी वजह से हम आपको नहीं देंगे। यह भी बात हम आपको अभी क्लियर कर दे रहे हैं। बाद में आप लोग यानी हल्ला गुल्ला नहीं करना है कि ऑनलाइन एक्सेस काहे नहीं मिल रहा है। यह हम अपने रणनीति के तहत नहीं दे रहे हैं। पहले बैच, जो पहला बैच आपका, दूसरा बैच है, पहला बैच जो 1 मार्च से शुरू हुआ है, उस सबको अभी तक नहीं दिए हैं, नहीं दिया ऑनलाइन एक्सेस। लगभग उस बैच में 40% के आसपास सिलेबस खत्म हुआ है। 30% और 70% ओवरऑल सिलेबस खत्म होगा, 70 से 80%, तब ऑनलाइन एक्सेस देंगे। समझिएगा, अभी नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन एक्सेस। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अभी नहीं मिलेगा ऑनलाइन एक्सेस। समझिएगा, आप भाग जाते हैं, समझे। आपको हमको पढ़ाना है। देखिए, आप यहां पर बिना गार्जियन के हैं, तो एक गार्जियनशिप भी हम आपको देंगे। समझ गए, कुटेंगे, होगा कुटाई। और दूसरी बात, भीड़ भाड़ एडमिशन में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और 3 दिन का सिर्फ समय है, आज कल परसों, बुधवार तक। बुधवार तक में आपको एडमिशन ले लेना है एट एनी हॉ। समझ गए। और सुन लीजिए, एडमिशन होगा, सुन लीजिए पूरी बात, पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद, ठीक है। एडमिशन होगा नए सेंटर पर, इसी बहाने नया सेंटर एक बार घूम भी लीजिएगा। समझ गए। नया सेंटर संस्थान का 2 ब्रांच है, पता है ना, और संस्थान का एक तीसरा ब्रांच खुलने जा रहा है। एक मछुआ टोली में खुलेगा और एक बोरिंग रोड में खुलेगा। एक मछुआ टोली में खुलेगा और एक बोरिंग रोड में खुलेगा, तीसरा और चौथा ब्रांच प्लानिंग चल रहा है। तो संस्थान का ये पहला ब्रांच है। दूसरा ब्रांच रामपुर नहर पे है, रामपुर नहर पे है। एडमिशन उस सेंटर पे लेना है, और बैग और क्वेश्चन बैंक इस सेंटर पे मिलेगा। एडमिशन उस सेंटर पे लेना है, दूसरा वाला सेंटर पर एडमिशन वहां होगा, यानी रसीद वहां कटवाना है। उसी बहाने जो है एक बार वहां घूम भी लीजिएगा। कभी काल में भी देखिए, घूमना भी जरूरी है, वहां भी देखना जरूरी है क्लासरूम, क्योंकि कभी काल क्या होता है कि जैसे ई कैंपस के जो रूम मालिक है थोड़ा मनमानी ज्यादा करते हैं। जब मन हुआ कैंपस बंद कर दिए, तो उस स्थिति में वहां पर कोई रोक टोक नहीं है। वहां के रूम मालिक को हम अच्छे से समझा लेते हैं, यहां के रूम मालिक को हम अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। वहां का रूम मालिक अगर बंद भी करता है तो हम उनको कन्विंस कर लेते हैं। वहां आप देखेंगे कभी क्लास बंद नहीं होता है। उस सेंटर का कोई भी क्लास कभी बंद नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्लास जो है बंद हो जाता है कभी कताल। तो उस सेंटर के लोकेशन को देखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि ई कैंपस रूम ओनर किसी भी कारण बंद कर दिया, तो हम टेलीग्राम पर सूचना देकर के, सब लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सूचना देकर के वहां पर हम बुला करके आपको पढ़ा देंगे। और छुट्टी में, जैसे कि देखिए दिवाली दशहरा है, फाउंडेशन बैच में छुट्टी देते हैं। आपके बैच में दिवाली दशहरा में छुट्टी नहीं रहता, बिहार एसआई बैच में नहीं रहता है। समझ गए। तो दिवाली दशहरा में वहीं पर पढ़ाएंगे हम आपको। दिवाली दशहरा में उसी सेंटर पे हम आपको बुला के पढ़ाएंगे, यानी स्पेशल ओकेजन में, स्पेशल ओकेजन में। ऐसे सामान्य तौर पर आपका क्लास यही होगा, लेकिन जब कुछ स्पेशल ओकेजन में जो है वहां पर बुला करके पढ़ाएंगे, तो इसलिए उस सेंटर का भ्रमण करना, दर्शन करना जरूरी है। समझ गए। तो इसी बहाने, एडमिशन के बहाने ही जो है चल जाइएगा तो बेटर ही होगा, क्या है कि ना। ठीक है। तो एडमिशन उस सेंटर पर लेना है, और बैग और किताब इस सेंटर पर आपको मिलेगा। आप अपना रसीद दिखाइएगा, और रसीद देख करके जो है आपको यहां पर बैग और किताब दे दिया जाएगा। और बैग और किताब फुल पेमेंट वाले को ही दिया जाएगा, हाफ पेमेंट वाले को बैग और किताब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सूचना है। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग घबराएंगे नहीं।
मार्केट में बुक आ रहा है, मार्केट से आप परचेज कर लीजिएगा, आपके जिला तक बुक पहुंचेगा। ठीक है, पीडीएफ लेने से जो है कोई फायदा है नहीं, पीडीएफ बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा, बुक के फॉर्मेट में रहेगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। और जब सबके हाथ में बुक चल जाएगा तभी हम बुक का डिस्कशन करवाना शुरू करेंगे। तो इसी वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझिए, घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक जब सबके हाथ में चल जाएगा और समय भी आपको मिल गया है, उसके बाद ही जो है बुक का डिस्कशन हम आपको करवाएंगे, समझ गए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। हम निकलिए, लड़की लोग को निकालिए। धन्यवाद सभी लोगों का।